जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में दो रूल्स यूज होते हैं। मैंने उनको नेम दिया था रूल वन और रूल टू का, जो कि बेसिक रूल है। जैसे डेरिवेटिव में पार रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल होते हैं, जो कि हर फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। इसी तरह इंटीग्रेशन के दो रूल्स हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। प्रीवियस लेक्चर में रूल टू डिस्कस किया गया है और लेक्चर नंबर 4 से ये बाकायदा आगाज हुआ था इंटीग्रेशन के मेन पोर्शन का। लेक्चर नंबर 4, 5 एंड 6 तीन लेक्चर्स हो चुके हैं। ये है आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7। जो लेक्चर 4, 5 और 6 है, वो तीनों लेक्चर्स हैं, वो आप लाजमी सुनिएगा। अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको समझ नहीं लगेगी। ये लेक्चर लेने से पहले आप तीनों लेक्चर्स वो लाजमी सुनिएगा। अगर आप लोगों ने वो तीनों लेक्चर सुने हैं तो वेल एंड गुड, आपको इस लेक्चर की आई होप कि इंशाल्लाह पूरी समझ लगेगी। एनीवेज, वो जो तीनों लेक्चर्स हैं वो हर फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। उनमें जो कंसेप्ट आपको दिया गया है, मैंने आपको उन लेक्चर्स में जो कंसेप्ट दिया है वो हर फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ बात करने वाले हैं अलजेब्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन की। ठीक है, कि जो जो भी पॉइंट्स आज के लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे, जो भी कवर किए जाएंगे पॉइंट्स, वो सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन के रिलेटेड होंगे। ये पॉइंट्स करवाने से पहले मैं एक आपको बात बताता चलूं कि आपको ये 12 फार्मूलाज, ये जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, डेरिवेटिव फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये आपको याद होने चाहिए। ये आप ज़बानी याद रखिएगा ये, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन में यूज़ होने वाले हैं और ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो आज के लेक्चर में यूज़ होने वाले हैं। ये जो 6 फार्मूलेज आपको फार्मूलाज नज़र आ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ये डेरिवेटिव फार्मूलाज आप याद रखिएगा। ये चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी से हम अपना पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और पॉइंट नंबर 1 में मैं आपको पहले बताता चलूँ कि ये 12 फार्मूलाज यूज होने वाले हैं। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप अपनी नोटबुक पे ये नोट डाउन कर लें फार्मूलाज। ठीक है, ये 6 फार्मूलाज स्पेशली यूज होने वाले हैं। इन फार्मूलाज को, ये 6 और ये 6, मैं कहता हूँ 12 ही नोट डाउन कर लें और ये 6 याद कर लें। और साथ साथ देखिएगा, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट पे ले चलता हूँ। हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस का फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जब भी आप किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, आपके सामने एक अलजेब्रिक फंक्शन नजर आ रहा है 1/1 प्लस एक्स के। आप इसकी इंटीग्रेशन लेना चाहेंगे, सबसे पहला काम जो आप करेंगे ना वो यही करेंगे, आप ये देखेंगे कि ये फंक्शन 1/1 प्लस एक्स के अलजेब्रिक है एज अ होल, किस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है। यानी ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है किस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव में आता है, किस इनवर्स, ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर 1/1 प्लस एक्स के आता है। तो आप देखेंगे फार्मूलाज के अकॉर्डिंग, मैंने हिंट भी दी है कि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेके 1/1 प्लस एक्स के आता है। तो लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन होगी आपके पास tan इनवर्स एक्स। अलजेब्रिक फंक्शन जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आएगा, तो लिहाजा उस अलजेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 1/√1 माइनस एक्स के। अगर आप फार्मूलाज पे गौर करें, अगर आपको फार्मूलाज याद हो ज़बानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो आप देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेके 1/√1 प्लस 1 माइनस एक्स के आता है। 1/√1 माइनस एक्स के साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेकर आता है। तो लिहाजा इस अलजेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हो गया आपके पास पहला पॉइंट। आई थिंक आप सभी को समझ लग चुकी होगी। अगर फिर भी इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन होती है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि अगर अलजेब्रिक फंक्शन किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं आता या नहीं बनता, एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन ही है। ठीक है, ये अब किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं आता अकेला एज अ होल, एक्स स्क्वायर किसी भी डेरिवेटिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं बनता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले उस ऐसे अलजेब्रिक फंक्शंस पर रूल 1 या रूल 2 लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रूल 1 और रूल 2 क्या है वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। लेक्चर नंबर 5 में मैंने बताया है, लेक्चर नंबर 6 में बताया है मैंने रूल 2, और लेक्चर नंबर 5 में आपको मैंने बताया है इन डिटेल रूल 1। ठीक है, आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं सुने, पहले वो लेक्चर्स सुन लीजिएगा। अच्छा जी, अलजेब्रिक फंक्शंस पर रूल 1 लगाना है हमने। रूल 1 ऑन अलजेब्रिक फंक्शंस, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर आपको नजर आ रहा है। ये फंक्शन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं बनता था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं बनता था। इस
अलजेब्रिक फंक्शन पर इंटीग्रेशन का पॉइंट नंबर 1 जो है वो फेल हो गया। हम पॉइंट नंबर 2 पे आए। पॉइंट नंबर 2 हमें ये कहता है रूल 1 लगा लें या रूल 2 लगा लें। हम लगाएंगे रूल 1। उसकी रीज़न क्या है, ये फंक्शन अगर क्वेश्चन फॉर्म में होता, बटे की फॉर्म में होता, तो हम रूल 2 पे जाते, मगर यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म नहीं है, हम रूल 1 पे जाएंगे। रूल 1 के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक होता है फंक्शन और दूसरा साथ होता है उसका डेरिवेटिव। और रूल 1 में फंक्शन की होल पार कंसिडर नहीं की जाती। यहाँ पे होल पार 2 है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे आप। सिंपल इसको देखेंगे x को, तो x को x के हिसाब से डेरिवेटिव ले x का, तो वो बनता है 1। x को x के हिसाब से डिफरेंशिएट करें, वो बनता है 1। वो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर किसी नंबर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, तो आपको पता है वहां पे क्या मल्टीप्लाई होता है, 1। तो हमने यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है आपके पास फंक्शन, ये रूल 1 का मैंने हिंट दिया, ये फंक्शन है, उसकी होल पार जितनी मर्जी, n होल पार जितनी मर्जी है, उस पार को कंसिडर किए बगैर आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करें तो वो सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर फंक्शन की टोटल पार में 1 प्लस कर दें और डिवीजन में भी टोटल पार में 1 ऐड कर दें, सिंपली। यानी कि ये टोटल पार है, 2 को कंसिडर किए बगैर देखें अकेला x बचता है, उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन की टोटल पार में 1 ऐड कर दें और बटे में भी टोटल पार में 1 ऐड कर दिया जाए, तो ये x के पार 3/3 प्लस c आंसर आ जाएगा आपके पास। ये हमने जी अलजेब्रिक फंक्शन के एग्जांपल डिस्कस कर लिए जिस पर रूल 1 एप्लीकेबल हुआ। अच्छा जी, रूल 1 लगाने के लिए ये मैंने वही पॉइंट लिखा जो रूल 1 का बेसिक पॉइंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। रूल 1 लगाने के लिए फंक्शन की होल पार को कंसिडर किए बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। यानी कि रूल 1 आपने किसी फंक्शन पे लगाना है तो उसकी होल पार छोड़ दी जाती है, ठीक है, उसको कंसिडर नहीं किया जाता। फंक्शन की होल पार कंसिडर किए बगैर उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, सिंपल। ये रूल 1 ये हमें ये बताता है। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है, √x²-1 यहाँ पे दो अलजेब्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर लिखी, मैंने वहाँ पे एक बात बताई थी आपको कि रूल 1 और रूल 2 के केस में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है फंक्शन और दूसरी चीज़ होती है उसका डेरिवेटिव। उसी फंक्शन का डेरिवेटिव जिसको आपने फंक्शन चूज किया साथ उसका डेरिवेटिव होता है। अब यहाँ पे आप देखें कि फंक्शन किसको चूज करेंगे, इसको या इसको। अब इसको आप फंक्शन चूज करेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेकर x उसके डेरिवेटिव में आएगा, मगर अगर आप x को फंक्शन चूज करते हैं चूज करते हैं तो x को फंक्शन लेकर x का डेरिवेटिव में ये अंडर रूट वाली चीज नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये आपका हो गया फंक्शन और ये चीज आपकी बनेगी डेरिवेटिव। अच्छा जी, जिसको आपने फंक्शन लिया उसकी होल पार देखिए 1/2 है। आप इस होल पार 1/2 को कंसिडर नहीं करेंगे, मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, यानी कि इसको कंसिडर आपने नहीं करना, 1/2 को छोड़ दें, बाकी चीज बचती है x²-1। आप इस x²-1 का डेरिवेटिव ले तो वो आपके पास आंसर आता है, ये देखें आप यहाँ पे 2x। तो यहाँ पे साथ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए था, 2x। यहाँ पे सिंपल है, 2 सिंपल x मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 का मसला है ना, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर लें और 2 से डिवाइड कर लें। मल्टीप्लाई वाला 2 यहाँ पे पड़ा है और डिवाइड वाला 2 बाहर पड़ा है, ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन में 2 चाहिए था, डिवीजन में नहीं। जो डिवीजन में मैंने एज अ कोएफिशिएंट वो इंटीग्रल के बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे लगा जी रूल 1 कि भाई ये फंक्शन है, उसकी होल पार n जो 1/2 के इक्वल है वो जितनी मर्जी, उसको हमने कंसिडर नहीं किया। कंसिडर किए बगैर होल पार 1/2 कंसिडर किए बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जनरल मैंने हिंट दिया। तो फंक्शन की टोटल पार में 1 प्लस कर दें और डिवीजन में भी टोटल पार में 1 ऐड कर दिया जाए। और यहाँ पे मैंने लिखा कि भाई हमारा फंक्शन जो है वो है x² -1 और उसका डेरिवेटिव है 2x, ठीक है। तो लिहाजा फंक्शन की टोटल पार में 1 ऐड कर दिया गया और बटे में भी टोटल पार में 1 ऐड कर दिया गया। मैं यहाँ पे मिसिंग कर गया 1/2 जो बाहर लिखा गया है वो साथ ही आना था, ये 1/2, तो यहाँ पे भी ये साथ ही आना था 1/2, ठीक है। ये सिंपली टोटल पार में ऐड किया और बटे में भी टोटल पार में हमने 1 ऐड किया, 1 ऐड किया, तो ये पार को सोल्व किया और बटे में 3/2 है और ये ऊपर जाकर 2/3 बन जाएगा, ये 1/2 साथ वैसे ही है। और इस स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर दे, जो बाकी बन जाए वो आपके पास इंटीग्रेशन का आंसर हो चुका है। ये था जी हमने सीखा अलजेब्रिक फंक्शंस पे रूल 1 लगाना, कि कैसे अलजेब्रिक फंक्शन पे रूल 1 लगाया जाता है और क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अब हम सीखेंगे अलजेब्रिक फंक्शंस पे रूल 2 कब लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है। अलजेब्रिक फंक्शंस पे रूल 2 आपने उस वक्त एप्लीकेबल करना है जबकि आपके पास जो प्रीवियस आपने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, 1-2 पॉइंट्स इस लेक्चर के डिस्कस किए हैं, वो फेल हो जाएंगे, रूल 1 नहीं लगेगा। अच्छा, रूल 2 लगाने की एक सिंपल सी निशानी ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन फॉर्म मौजूद होगी, फंक्शन की बटे वाली फॉर्म मौजूद होगी, तो आप वहां पे क्वेश्चन फॉर्म मौजूद होने की वजह से रूल 2 लगाएंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन का।
तो यहाँ पे एक स्पेशल केस ये है, सिर्फ ये अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए ही है, ठीक है, कि जब भी आपने अलजेब्रिक फंक्शंस पे रूल टू लगाना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज चेक करेंगे कि फंक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। ये प्रॉपर फंक्शन या इम्प्रॉपर फंक्शन वाली कहानी सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है और किसी फंक्शन के लिए नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा जब भी आप अलजेब्रिक फंक्शंस पे रूल टू लगाने की कोशिश करेंगे तो आप सबसे पहले यही चेक करेंगे फंक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर तो वो हुआ इम्प्रॉपर, अच्छा पहले ये बात कर लेते हैं प्रॉपर क्या है और इम्प्रॉपर क्या है। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर बटे के ऊपर छोटी हो और बटे के नीचे बड़ी हो, यानी कि ये एक फंक्शन पड़ा है आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर है। वो कैसे इम्प्रॉपर, सॉरी वो कैसे प्रॉपर है, ये प्रॉपर फंक्शन है कि बटे के ऊपर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो है 1 और बटे के नीचे जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, ठीक है। तो हमने यही लिखा कि बटे के ऊपर पावर हाईएस्ट पावर छोटी होनी चाहिए और बटे के नीचे पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की बड़ी होनी चाहिए। बटे के नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और बटे के ऊपर कितनी है 1, तो बटे के नीचे हाईएस्ट पावर बड़ी है और ऊपर छोटी है, तो ये लिहाजा प्रॉपर हो गया। तो इम्प्रॉपर हम अब देख लेते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की डिग्री यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बटे के नीचे छोटी हो और बटे के ऊपर बड़ी हो, यानी कि इस एग्जांपल में देखें, ये वाली जो एग्जांपल आपको नजर आ रही है, बटे के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है सॉरी, बटे के ऊपर कितनी पावर है जी 3 है और बटे के नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है जी 2 है। तो यहाँ पे ये फंक्शन कौन सा हुआ जी, इम्प्रॉपर फंक्शन। सॉरी मेरा गला खराब हो रहा है तो मे बी आवाज इतनी क्लियर ना हो आपको। तो ये क्या हो गया जी, इम्प्रॉपर फंक्शन। बटे के ऊपर पावर कितनी है जी 3 हाईएस्ट पावर और बटे के नीचे कितनी पावर है 2 है, ठीक है। तो ये फंक्शन कौन सा हो गया जी, इम्प्रॉपर फंक्शन हो गया। ये मैंने यही कहा। और एक और कंडीशन है इसके लिए कि बटे के ऊपर और नीचे दोनों में पावर सेम हो। यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें, ऊपर वेरिएबल की पावर कितनी है 2 है और बटे के नीचे भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, मतलब ऊपर भी डिग्री 2 है नीचे भी डिग्री 2 है। अगर डिग्री सेम हो जाए, दोनों में सेम हो जाए, बटे के ऊपर भी और बटे के नीचे भी, तो फिर भी इम्प्रॉपर फंक्शन होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर फंक्शन आपके पास प्रॉपर हुआ तो फिर तो कोई मसला नहीं, आप सीधा रूल टू लगा देंगे। अगर आपके पास इम्प्रॉपर फंक्शन हुआ तो आप क्या करेंगे, तो पहले उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे फिर रूल टू लगाने की कोशिश करेंगे। ये मैंने लिख दिया जी कि रूल टू का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, रूल टू लगाने के लिए बड़े के नीचे होता है फंक्शन आपका मौजूद, उसकी होल पावर होनी चाहिए 1। पहली कंडीशन ये है कि उसकी होल पावर 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा नहीं होनी चाहिए। और फंक्शन जो बटे के नीचे मौजूद है जिसकी होल पावर आपने 1 ली है, या जिसके लिए आपने कंडीशन लगाई कि फंक्शन की होल पावर बटे के नीचे मौजूद जो फंक्शन उसकी होल पावर 1 होनी चाहिए, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव बटे के ऊपर भी मौजूद होना चाहिए। ये रूल टू लगाने के लिए बेसिक शर्तें हैं, 2 कंडीशंस हैं, जो फुलफिल होंगी तो रूल टू लगेगा। ठीक है, तो ये जो मेन पॉइंट आपको बताना था वो ये था कि अलजेब्रिक फंक्शंस पे जब भी रूल टू लगता है वहां पे सबसे पहले यही चेक किया जाता है कि फंक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अगर इम्प्रॉपर हो तो पहले वो प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर रूल टू लगाया जाता है। ठीक है, अब हम 2 एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक वो देख लेते हैं जिसमें फंक्शन हमारे पास होगा प्रॉपर, और एक वो देख लेते हैं जिसमें होगा इम्प्रॉपर। उसको हम पहले प्रॉपर में लेके जाएंगे और फिर उसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। अब ये आपके सामने एक फंक्शन है ax प्लस बी ओवर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, बटे के नीचे होगा फंक्शन आपके पास। ठीक है, वो आपको कैसे पता चला? अच्छा जी, ये एक सबसे पहले आप यहाँ पे ये पहचान करेंगे ये जो फंक्शन दिया गया है ये कौन सा है, ये है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शंस पे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हुए आप सबसे पहला पॉइंट पहले एप्लीकेबल करने की ट्राई करेंगे। पहला पॉइंट आपको मैंने ये बताया, वो आज के ही लेक्चर में बताया कि जी ये होल चीज जो है वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेके बनती है, यानी कि किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेके बनती है। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फार्मूलाज याद हों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फार्मूलाज, तो आपको पता चलेगा कि ये जो होल चीज है किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं बनती। तो जो पॉइंट नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस का, वो तो रॉन्ग हो गया ना, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ, वो फेल हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 ये था कि रूल 1 लगाना है या रूल 2 लगाना है। हम जाएंगे रूल 2 पे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म मौजूद है तो हम रूल 2 पे जाएंगे। अगर क्वेश्चन फॉर्म ये फ्रैक्शन ना होती तो हम रूल 1 पे जाते। यहाँ पे रूल 2 पे जाना है। रूल 2 पे जाने से पहले आप ये चेक करेंगे, रूल 2 लगाने से पहले,
कि प्रॉपर फंक्शन है या इम्प्रॉपर। ये है जी प्रॉपर फंक्शन, ये मैंने लिखा भी। वो कैसे कि क्योंकि ऊपर वेरिएबल की पावर 1 है हाईएस्ट और नीचे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये हुआ इम्प्रॉपर। अगर पावर हो जाती सेम या ऊपर हो जाती बड़ी और नीचे हो जाती छोटी, फिर होना चाहिए इम्प्रॉपर। ये है जी इम्प्रॉपर फंक्शन। आप इसको लेके जाएंगे अब सॉरी इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है प्रॉपर में, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉपर है। अच्छा जी, अब इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे रूल 1 या रूल 2, रूल 1 के अकॉर्डिंग या रूल 2 के, रूल 2 लगेगा, रूल 2 के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। रूल 2 लगाने के लिए बटे के नीचे जो फंक्शन है उसकी होल पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे गौर करें, मैं इसको रेस कर दूं पहले। बटे के नीचे ये है फंक्शन मौजूद, उसकी होल पावर कितनी पड़ी है आपके पास 1। ये एक्स की पावर है, ये जो 2, ये होल पावर नहीं, होल पावर कितनी है 1। पहली कंडीशन ट्रू हो गई, ये जो आपके सामने मैंने लिखा था कि फंक्शन की होल पावर कितनी होनी चाहिए 1। और दूसरी चीज के बटे के ऊपर मौजूद होना चाहिए उसका डेरिवेटिव। अब आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस सी का देख के ही पता लग रहा है क्या डेरिवेटिव कितना बनता है। आपको ये रफ पे सोल्व करना पड़ेगा। तो मैंने ये साइड पे आपको सोल्व करके बताया कि भाई अगर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव लें तो वो आपको सोल्व करके आंसर देगा, सोल्व होके 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, या कह लें 2 ए एक्स प्लस 2 बी। मैंने 2 कॉमन निकाल दिया तो ये बन जाता है 2 इंटू ए एक्स प्लस बी। तो बटे के ऊपर मौजूद होना चाहिए, न्यूमिनेटर में मौजूद होना चाहिए 2 इंटू ए एक्स प्लस बी। तो फिर हमारा कंडीशन नंबर 2 जो होगी वो फुलफिल होगी कि भाई फंक्शन का डेरिवेटिव बटे के ऊपर बन रहा है। तो हमें चाहिए बटे के ऊपर 2, ए एक्स प्लस बी तो है, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 के साथ। जो मल्टीप्लाई वाला 2 इधर लिख लिया, डिवीजन वाला 2 वो हमने बाहर लिख रखा, ठीक है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, वो एज कोफिशिएंट हमने बाहर लिखा। ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन में चाहिए था वो हमने लिख लिया यहाँ पे। तो लिहाजा अब यहाँ पे रूल 2 की दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई कि भाई बटे के नीचे जो फंक्शन मौजूद है उसकी होल पावर भी 1 है और उसका डेरिवेटिव भी बटे के ऊपर फंक्शन के डेरिवेटिव बटे के ऊपर बन रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे लिखा मैंने जी बाय रूल 2, फंक्शन नीचे मौजूद उसकी होल पावर 1 है और बटे के ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो लिहाजा इसका आंसर आ गया ln fx प्लस c, ये रूल 2 लग गया। तो 1/2 ये बाहर जो लिखा है वो वैसे ही ln फंक्शन प्लस सी, बटे के नीचे जो मौजूद फंक्शन है वो फंक्शन आ चुका है ln फंक्शन प्लस सी, आपके पास आंसर आ चुका है। ठीक हो गया जी। अब इसका एक और अल्टरनेट मेथड भी है, इसी एग्जांपल को सॉल्व करने का अल्टरनेट मेथड भी है, वो यही है, बस उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी। अगर आपको लगता है कि यार ये तो बहुत शॉर्ट है, आपको जो चेकर है वो मार्क्स नहीं देगा, तो आप क्या करें, उसकी जगह सब्सटीट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ सोल्यूशन पे देखेंगे या मुख्तलिफ ट्यूटर्स ने जो मेथड आपको बताया होगा वो आप ये देखेंगे उन्होंने लेटिंग करवाई होगी कि भाई यहाँ पे थर्ड वेरिएबल लेट करवा दें, वरना ये मेथड भी ओके है, ये कोई मसला नहीं है। ये शॉर्ट मेथड है, मे भी आपको लगता हो या आपको ट्यूटर्स ये कहें कि भाई इस मेथड से आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, 2 मार्क्स नहीं देगा वो चेकर, तो आप इसकी जगह लेटिंग करें। मैं आपको पहले बता दूं कि लेटिंग करनी क्यों है, ठीक है, लेटिंग करनी कैसे, मैं ये चीज़ आपको एक क्लियर कर दूं, फिर मैं उसी मेथड से भी ये क्वेश्चन, ये सेम प्रॉब्लम है उस मेथड से भी आपको सोल्व करवाता हूँ। अच्छा जी, लेटिंग कब कर दी है, थर्ड वेरिएबल लेटिंग मेथड है। अल्टरनेट मेथड वो जो है वो क्या है, थर्ड वेरिएबल लेटिंग मेथड, इस तरह की एग्जांपल के लिए। अच्छा जी, वो कब यूज करेंगे, अगर इंटीग्रेशन का जवाब एक स्टेप में मिल रहा हो आपको, यानी एक स्टेप में सवाल खत्म हो जाए, या फंक्शन के डेरिवेटिव का जवाब एक स्टेप में ना मिले, यानी कि आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 bx प्लस सी का देखते ही पता नहीं चला कि यार इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, आपको सेपरेटली सोल्व करना पड़ेगा, रफ में सोल्व करना पड़ेगा, साइड में सोल्व करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। एक स्टेप में आपको डेरिवेटिव नहीं मिल रहा, ऐसा केस हो जहां पे आपको एक स्टेप में डेरिवेटिव ना मिले, या कोई ऐसा केस हो कि इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो आपको एक स्टेप में ही खत्म हो जाए, आपका वो जो उसका आंसर है वो एक स्टेप में ही आ जाए कि भाई ये जो क्वेश्चन लिखा है और अगले स्टेप में उसका आंसर मिल जाए, फिर वहां पे तो 2 नंबर नहीं ना मिलेंगे, वहां पे आप करेंगे थर्ड वेरिएबल लेटिंग। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, थर्ड वेरिएबल लेटिंग करेंगे। मैंने एक एग्जांपल भी दी है कि मिसाल के तौर पर आप ये फंक्शन ले लें, x की पावर 3/2 प्लस 5x प्लस 2 है, अगर आप इसका डेरिवेटिव सोल्व करना चाहेंगे, ये एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, आप सिंपली देखेंगे भाई इसका डेरिवेटिव आपको 1 स्टेप डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, एक स्टेप में आपको इसका डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, आपको इसका डेरिवेटिव अलग से सोल्व करना पड़ेगा। मैंने ये लिखा है इस फंक्शन का डेरिवेटिव का जवाब एक स्टेप में नहीं मिल रहा, ये हमें हल करना पड़ेगा। तो इन केसेस में, ऐसे केसेस में आप थर्ड वेरिएबल यानी टी ले लें, यू ले लें, जी ले लें, कोई भी और अल्फ़ाबेट ले लें इंग्लिश का,
वो आप लेटिंग कर सकते हैं। अपना जो फंक्शन होगा बड़े के नीचे वो फंक्शन होगा, आप उसको थर्ड वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें, ठीक होगा, जो भी आप फंक्शन यूज करते हैं। अच्छा, ये जो सब्स्टिट्यूशन का मेथड है ये सिर्फ रूल 2 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो रूल 1 की एग्जांपल है वो उस ये मेथड उस पर भी एप्लीकेबल हो सकता है। हम ये क्वेश्चन में देख लेंगे, फिर भी मैं फिलहाल इस एग्जाम्पल के लिए करवा रहा हूँ कि भाई जो आपका फंक्शन होगा आप उसको थर्ड वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे। मान लें कि यही फंक्शन है, आपको इसका एक या दो स्टेप में आंसर मिल गया, आपको शॉर्ट में चाहिए पूरे नंबर, पूरे मार्क्स चाहिए 2 मार्क्स, तो आप सोचते हैं कि भाई मैंने तो इसका आंसर एक या दो स्टेप्स में लिख दिया, मे भी वो समझे कि आपने किसी की नकल की है या रटा लगाया, तो आपको आंसर नहीं, आंसर अपने डायरेक्ट लिख दिया, तो आपको आपने पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया, तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे। आपको इस चीज़ का खदशा हो तो आप यहाँ पे थर्ड वेरिएबल लेटिंग सो यूज कर सकते हैं, वरना ऊपर वाला मेथड जो मैं करवा चुका हूँ इस एग्जांपल के लिए वो भी ओके है। आप क्या करेंगे, बटे के नीचे फंक्शन है ना, उसकी कंडीशन नंबर 1 ट्रू होनी चाहिए, अगर आप रूल 2 लगाना चाहते हैं वो ओके है, ठीक है। आप अपने फंक्शन को एक थर्ड वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें, यानी कि इस होल फंक्शन की जगह क्या चला जाएगा, टी। जब यहाँ पे टी इंक्लूड हो गया तो यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, डी टी चाहिए। वो डी टी क्या है, इसका मतलब है डिफरेंशियल ऑफ टी, ठीक है। आपको टी का डिफरेंशियल चाहिए तो आपको दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल लेना पड़ेगा। ये डिफरेंशियल वाला जो मामला है हम 3.1 में सोल्व कर चुके हैं, आप 3.1 समझ लीजिएगा, अगर किसी स्टूडेंट ने वो नहीं समझी आपको पता चल जाएगा कि यार डिफरेंशियल कैसे लिया जाता है। डिफरेंशियल और डेरिवेटिव का मैंने उस लेक्चर में डिफरेंस भी बताया आपको क्लियरली कि डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में डिफरेंस क्या होता है। तो टी है, उसका डिफरेंशियल लें तो वो आपके पास बनता है डी टी। ए है कोफिशिएंट, ये वैसे ही एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल ले तो वो आपके पास बनता है 2x dx। कैसे, जैसे आप पार रूल नहीं लगाते, पार रूल के अकॉर्डिंग 2 शुरू में आ गया, 2 में से एक माइनस कर दिया गया, ठीक है, तो पार का काम खत्म हो गया। अब अकेला बचता है ना x का आपने लेना था डेरिवेटिव। अगर आप डेरिवेटिव ले रहे होता है आपने लेना है x का डिफरेंशियल, तो x का डिफरेंशियल सिंपली आएगा dx, तो लिहाजा इसका डिफरेंशियल बना 2x dx, ठीक है। प्लस फिर 2b क्या है, कोफिशिएंट, ये वैसे ही रहा, तो x का डिफरेंशियल क्या हो चुका जी, dx, ये dx लिखा गया, प्लस c का कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल हो गया, जैसे डेरिवेटिव 0 होता है इसी तरह c कांस्टेंट का डिफरेंशियल भी 0 आ चुका। तो नेक्स्ट टाइम में मैंने लिखा ये मल्टीप्लाई करवा के 2ax और साथ ये dx, 2ax dx लिखा है, फिर ये प्लस का लिखा साइन, 2b dx लिखा। अब इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 2 और dx, मैंने 2 और dx को कॉमन निकाल दिया। अब आप गौर करें, जो आपको मेन इंटीग्रल दिया गया था उसमें न्यूमिनेटर में मौजूद है ax प्लस b dx, ना ही के 2 मौजूद है। अब आपको यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, आप यहाँ पे ये जो 2 राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है आप इसको लेफ्ट साइड में ले लें तो ये डिवाइड हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो लिहाजा ax प्लस b इंटू डी एक्स की जगह क्या चला जाएगा, 1/2 dt चला जाएगा। तो आपका जो इंटेग्रल क्या बन जाएगा कि जी जो मेन फंक्शन है उसकी जगह t ले जाएं और a x प्लस बी इंटू डी एक्स की जगह क्या ले जाएं, 1/2 dt। तो ये जो लेटिंग करके थर्ड वेरिएबल लेटिंग करके आपका जो मेन इंटेग्रल है वो क्या बन जाएगा, मैंने लिखा है मेन इंटेग्रल बिकम्स, यहाँ पे चला गया इसकी जगह 1/2 dt और बटे के नीचे चला गया t, ठीक है। ये आपके सामने है, मैंने इसको बॉक्स में हाईलाइट भी किया है, ठीक है। ये लेटिंग यूज करते हुए आपके पास इंटीग्रल जो बन चुका 1/2 dt ओवर t बन चुका। 1/2 है कोफिशिएंट, जब भी एक रियल नंबर जो है वो फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा है वो कोफिशिएंट के तौर पे एक्ट करता है, तो कोफिशिएंट को आप इंटीग्रल के बाहर ले लेते हैं। कोफिशिएंट का इंटीग्रल नहीं लिया जाता तो हम कोफिशिएंट को बाहर ले लेंगे, यहाँ पे सिंपली ऊपर बचेगा 1 और बटे में बचेगा t, 1/t। तो यहाँ पे सिंपली रूल 2 लग रहा है, कैसे, बटे के नीचे मौजूद है फंक्शन, उसकी होल पर भी 1 है और t का t के हिसाब से डेरिवेटिव ले तो वो 1 बनता है, वो न्यूमिनेटर में यानी कि बटे के ऊपर भी मौजूद है। तो लिहाजा रूल 2 को मैंने हिंट दिया कि भाई फंक्शन के बटे के नीचे फंक्शन मौजूद है, उसकी होल पावर 1 है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी ऊपर बन रहा है, तो ln fx प्लस c आंसर आ जाएगा। 1/2 वैसे ही साथ ln t प्लस सी आंसर आ गया, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है, t है, ln फंक्शन यानी t प्लस सी आंसर आ गया। अब यहाँ पे आप t की जगह दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। क्यों सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि भाई हमने t को इंक्लूड करवाया था सिर्फ इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए, आप t की जगह दोबारा वो चीज इंक्लूड करवाएंगे ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, जिसको आपने स्टार्ट में t के इक्वल रखा था। तो लिहाजा t की जगह आप दोबारा हिंट दे देंगे कि भाई t को मैंने स्टार्ट में लिखा था ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, तो एक t की जगह वो पुट कर देंगे। तो आप देख लें कि जो मैंने प्रीवियस मेथड करवाया इस एग्जांपल के लिए और जो ये मेथड करवाया वो दोनों सेम है आपके पास मेथड।
इस तरह जी आपको मैंने बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है और डायरेक्ट मेथड क्या है रूल 2 लगाने का। तो ये रूल 2 हो गया। अब रूल 2 की एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें आपके पास फंक्शन होगा इम्प्रॉपर। पहले आप उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस पर इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे रूल 2 के अकॉर्डिंग या जो भी रूल लगता है उस पर। ये आपके पास फंक्शन है इम्प्रॉपर। कैसे? बटे के ऊपर फंक्शन की होल बार की हाईएस्ट बार कितनी है, मतलब डिग्री कितनी है 2, बटे के नीचे भी कितनी है, डिग्री कितनी है 2। तो ये लिहाजा ये हो गया इम्प्रॉपर। पहले आप इसको करेंगे प्रॉपर में कन्वर्ट। इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, ये आपके सामने हैं, ठीक है। ये दोनों मेथड्स आपके सामने हैं, ठीक है। एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। पहले ये मेथड देख लें। डिवीजन मेथड सॉल्व यूज करेंगे आप। बटे के ऊपर वाली वैल्यू को आप बटे के डिवीजन में अंदर रखें, डिवीजन के अंदर रखें, ठीक है। और बटे के जो नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में उसको बाहर रखें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ढूंढें कि ये आपको माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है। ऐसे है भाई, मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ इसको। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अंदर, ठीक है, और बाहर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पहले देखनी है हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू, वो है एक्स की 2। बटे के अंदर बोली जा रहा हूं मैं, डिवीजन के जो अंदर है वो है माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करवाना है। ऐसा नंबर सोचना है कि जिसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो डिवीजन के अंदर मुझे माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो वो सिंपली होगा -1। -1 को आप प्लस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो करवाएं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आपको आंसर देगा। तो आप यहाँ पे लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर को ये 1 से भी मल्टीप्लाई करवाना है। -1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन जाएगा आपके पास -1। ठीक हो गया जी। अब आपने साइन चेंज कर देनी है ये दूसरी वाली वैल्यूज की। ये माइनस की ये प्लस की हो जाएगी और ये भी माइनस की वैल्यू ये भी प्लस की हो जाएगी आपके पास। तो इस तरह ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ये प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये प्लस का 1 है और ये भी प्लस का 1 है, ये एडअप हो गए कितने बन जाएगा 2 बन जाएगा। ये डिवीजन मैंने की। अब इसको लिखना कैसे? ये होता है आपके पास क्वोशंट, ठीक है, ये होता है आपके पास रिमाइंडर और ये होता है आपके पास डिवाइडर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो आपने इसको लिखना कैसे है? क्वोशंट पहले लिखना है -1 यानी कि प्लस, फिर रिमाइंडर जो आपके पास बचा है 2 ओवर डिवाइडर जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे हैं। 1 प्लस एक्स के बटे में आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप -1 की इंटीग्रेशन अलग कर दें और 2 ओवर 1 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन अलग कर दें, ठीक हो गया। -1 की इंटीग्रेशन अलग करें तो ये -x हो जाएगा आपके पास, प्लस 2 एज अ कोएफिशिएंट बाहर निकाल दें, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो ये किस फंक्शन की इंटीग्रेशन आप लेना चाह रहे हैं? इसकी जी अलजेब्रिक फंक्शन की। आपको मैंने अलजेब्रिक फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट जो बताया आपने वहां पे जाना है कि जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हुए सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो यही आता है कि आपने देखना है कि ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है, किस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है। सबसे पहले आपने उसी पे जाना है, फिर आपने जाना है रूल 1 और रूल 2 पे। आपने डायरेक्ट रूल 1 या रूल 2 पे नहीं जाना, आपने सबसे पहले इसी पे जाना है कि ये जो फंक्शन है 1 ओवर 1 प्लस एक्स के अलजेब्रिक है एज अ होल किस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है। तो मैंने यहाँ पे हिंट दिया कि भाई 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेकर आता है। तो लिहाजा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? tan इनवर्स x प्लस c। तो मैंने यहाँ पे 2 वैसे ही लिखा, इसकी इंटीग्रेशन में लिख दिया 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आई? tan इनवर्स x। ये प्लस c आपने ऐड कर देना जब आपका इंटीग्रल का साइन खत्म हो जाएगा। इस तरह ये तरतीब देकर आपके पास इस जो प्रॉब्लम का आंसर आ जाएगा, इस एग्जाम्पल का आंसर आ जाएगा 2 tan इनवर्स माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये है जी सेकंड मेथड। अब एक मेथड आपको मैंने सोल्व करवा दिया है, ये मेथड आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। आपने इस मेथड में नीचे वाली चीज ऊपर बनानी है। नीचे मौजूद है ना 1 प्लस एक्स के, ऊपर भी आपने 1 प्लस एक्स के बनाना है। ऊपर किस चीज का मसला है? ऊपर इस चीज का मसला है, ऊपर बना हुआ है 1 माइनस एक्स के, आपको प्लस का एक्स के चाहिए। आप नेगेटिव कॉमन ले लें। जब आप नेगेटिव कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में से, ये जो प्लस का 1 था ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये जो माइनस का एक्स केयर है ये प्लस का एक्स केयर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, आपको +1 करना है। ये तो माइनस का 1 बना है, अब आपने दोबारा कॉमन ही निकालना, फिर वो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। अब आपने 1 को ऐड करना है और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि बटे के अकॉर्डिंग आपको ऊपर बनाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस का एक्स स्क्वायर तो बन गया, आपको 1 चाहिए प्लस का। तो ये तो माइनस का 1 था, आपने 1 को ऐड करवा दिया और 1 को ये सब्ट्रैक्ट करवा दिया। ये 1 ऐड किया आपने और ये 1 आपने अपने पास क्या करवा दिया? सब्ट्रैक्ट। अब आप जो अपने मतलब की चीज़ है उसको ब्रैकेट में लिख दें।
प्लस का 1 है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, इसको ब्रैकेट में लिख दिया और ये -1 और ये -1 इकट्ठे करके -2 बना दिया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करें, हर वैल्यू का डिनोमिनेटर सेपरेट कर लें, 1 + x स्क्वायर का डिनोमिनेटर 1 + x स्क्वायर सेपरेट कर लें और ये -2 का डिनोमिनेटर 1 + x स्क्वायर सेपरेट कर लें। अब ये कैंसिलेशन और ये कैंसिलेशन कर दें, अंदर बच जाएगा 1 -2/1 + x स्क्वायर। अब आप क्या करें, इस 1 की इंटीग्रेशन अलग कर दें, माइनस इंटू माइनस प्लस बना दें और 2/1 + x स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग कर दें। 2 एज अ कोफिशिएंट बाहर निकल जाएगा आपके पास। 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल के हिसाब से आप ले रहे हो उस वेरिएबल के हिसाब से उसकी इंटीग्रेशन आ जाती है। 1 की इंटीग्रेशन x के हिसाब से ले रहे हैं तो 1x आ जाएगा, यानी कि अकेला x आ जाएगा, -x बन जाएगा, प्लस 2 एज अ कोफिशिएंट बाहर निकला था, ये वैसे ही 1/1 + x स्क्वायर की इंटीग्रेशन, यानी इसकी इंटीग्रेशन आएगी tan इनवर्स x, क्योंकि ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेकर आता है, तो लिहाजा इनकी इसकी इंटीग्रेशन आ गई tan इनवर्स x + c आ गया। ठीक हो गया जी। अब ये प्लस की वैल्यू पहले लिख दें, माइनस की वैल्यू बाद में लिख दें, तो ये इस तरह हमारे पास ये इम्प्रॉपर फंक्शन से जो प्रॉपर में कन्वर्ट करके एग्जाम्पल सॉल्व होने वाली थी वो हमने वो भी सॉल्व कर दी है। ठीक हो गया। तो लिहाजा ये हो गया जी इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस का टॉपिक, ये क्लियर हो गया। अब इसका ये जो लास्ट थर्ड पॉइंट है वो हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, बस मैं आपको ये बताऊंगा ये कब आपने यूज करना है। अगर आपके पास एक ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन आ जाता है जिस पे रूल 1 भी नहीं लगा, रूल 2 भी नहीं एप्लीकेबल हुआ, यानी कि रूल 1 और रूल 2 भी फेल हो गया, ये तो फेल हो ही गया ना कि वो फंक्शन किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं बनता। ये तो चीज हमने सबसे पहले चेक करनी होती है कि फंक्शन किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है या नहीं। अगर नहीं बनता फिर हम आते होते हैं रूल 1 या रूल 2 पे। अब यहाँ पे तो रूल 1 और रूल 2 भी फेल हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जब आपके पास रूल 1 और रूल 2 भी फेल हो जाए तो आपने क्या करना होता है, वहां पे एक्सरसाइज 3.3 की सब्स्टिट्यूशन लगानी है। इस एक्सरसाइज 3.3 में इस्तेमाल होने वाली सब्स्टिट्यूशन, ये जो 3 सब्स्टिट्यूशन ये आपके सामने है, ये जो कि आप एक्सरसाइज 3.3 में यूज करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको टच दे देता हूँ इस ये जो सब्स्टिट्यूशन है इनका। अगर आपके पास कांस्टेंट का स्क्वायर अलग होगा, वेरिएबल का स्क्वायर अलग होगा, फिर ही ये सब्स्टिट्यूशन तीनों लगेंगी। अब यहाँ पे केस ये बनता है, मान लिया कि कांस्टेंट का स्क्वायर आपने अलग बना लिया, वेरिएबल का स्क्वायर आपके पास अलग है, ठीक है, तो दरमियान में माइनस है, ये प्लस है, ये चीज भी मैटर करती है। अगर आपके पास दरमियान में माइनस है वेरिएबल के स्क्वायर में और कांस्टेंट के स्क्वायर में, दरमियान में माइनस है, फिर ये चीज मैटर करती है कि वेरिएबल का स्क्वायर पहले है या कांस्टेंट का स्क्वायर पहले है। सिंपल है, अगर आपके पास वेरिएबल का कांस्टेंट का स्क्वायर पहले है, ए कांस्टेंट है, एक्स है वेरिएबल, वेरिएबल का कांस्टेंट का स्क्वायर, सॉरी मैं मिस कर गया, स्लिप कर गया वर्डिंग को, कांस्टेंट का स्क्वायर ए का स्क्वायर आपके पास पहले है और वेरिएबल का स्क्वायर बाद में और दरमियान में है माइनस, तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे x = a sin थीटा। अगर आपके पास वेरिएबल का स्क्वायर पहले और कांस्टेंट का स्क्वायर बाद में तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे x = a secant थीटा। और अगर आपके पास ए स्क्वायर चाहे पहले हो चाहे वे एक्स स्क्वायर पहले हो, दरमियान में तो प्लस है ना, एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, ठीक है, तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन जो लगेगी वो लगेगी x = a tan थीटा। ये चीजें, ये सब्स्टिट्यूशन हम उस वक्त यूज करेंगे जब आपके पास रूल 1 और रूल 2 भी फेल हो जाएगा। हम एक्सरसाइज 3.3 पे जब पहुंचेंगे हम वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहां पे मैं आपको बाकायदा बताऊंगा विद कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे भाई रूल 1 और रूल 2 फेल हो गया। अब आपके पास ये जो आखिरी हरबा बचता है वो बचता है ये वाला 3.3 की सब्स्टिट्यूशन लगाने वाला, तो वहाँ पे हम 3.3 की सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ठीक है, ये बात की बात है। इस तरह जी हमारे पास ये अलजेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुकी है, इन डिटेल हमने इसको डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होती है तो बिला झिझक मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो सॉल्व करेंगे वो स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन। वही मेन पोर्शन है, वही लेंथी पोर्शन है, वो कवर हो गया तो आपकी इंटीग्रेशन कवर हो जाएगी। अच्छा जी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।